हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, जिसका टॉपिक है चयन। चयन मतलब सिलेक्शन। चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना। चयन भर्ती प्रक्रिया का एक भाग है। अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि अलग अलग होती है। इसका आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पर होता है। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। असंचालकीय कर्मचारियों के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल होती है, जबकि उच्च स्तर के अधिकारी जो इकाई के संचालन के साथ जुड़े होते हैं, उनके चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और सुनियोजित होती है। उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी का चयन हो यह आवश्यक होता है। कर्मचारी का चयन एक महत्वपूर्ण विषय है। योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी और वफादार कर्मचारियों का चयन इकाई के लिए संपत्ति के समान है। आगे देखोगे आप चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया में पहला है स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। इस स्तर पर सबसे पहले इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। स्वागतकर्ता प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो भर्ती अधिकारी के पास भेजता है। भर्ती अधिकारी उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल्य और कार्य से संबंधित पूछताछ करके जानकारी को प्राप्त करता है। प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार योग्य प्रतीत होता है तो उसे आवेदन पत्र भरने के लिए दिया जाता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है योग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोकना होता है, मतलब किसी अयोग्य उम्मीदवार को। ऐसा करने से भर्ती अधिकारी का समय बचता है और कार्य आसान हो जाता है। सेकंड है आवेदन पत्र स्वीकारना और उसकी जांच करना। आवेदन द्वारा अधिकारी को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान और कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी विविध दस्तावेज जैसे परिणाम पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल करते हैं। भरे गए आवेदन पत्र की जांच की जाती है। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी है या गलत लगे तो आवेदन पत्र को वहीं पर रद्द माना जाता है। नेक्स्ट है आवश्यक परीक्षाएं लेना। जिन आवेदन पत्रों को मान्य किया जाता है उन उम्मीदवारों की विविध परीक्षाएं ली जाती हैं। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से परीक्षाएं लेती है। इसके द्वारा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, चपलता, योग्यता और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि बुद्धि परीक्षा। इस परीक्षा द्वारा उम्मीदवार की बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति आदि जानी जा सकती है। सेकंड है अभिरुचि परीक्षा। अब जिस कार्य के लिए उम्मीदवार को पसंद करना हो उस कार्य के प्रति उम्मीदवार की अभिरुचि या रुचि के विषय में जाना जा सकता है। फिर है व्यावसायिक परीक्षा। उम्मीदवार को जो कार्य करना है उस संबंधी उसमें योग्यता है या नहीं यह जाना जा सकता है। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षा। इस परीक्षा में उम्मीदवार के स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान तथा आदत के बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष मुलाकात। अब विविध परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल सिद्ध होते हैं उसे प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है, जिससे पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन होता है। समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश होता है। इस समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयांतर न हो इसका ध्यान रखा जाता है। इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में स्पष्टता की जा सकती है। नेक्स्ट है भूतकाल की जीवन वृत्ति की जांच।
उम्मीदवार वर्तमान में जहां कार्य करता है अथवा भूतकाल में जहां जहां कार्य किया हो उन इकाइयों से उम्मीदवार के संबंध में जानकारी मंगाई जाती है और आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है, जिससे उम्मीदवार की सही परिस्थिति का ज्ञान होता है। उम्मीदवार की प्राप्त जानकारी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है, जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक चयन। यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और भूतकाल की जीवन वृत्ति के विषय में बातें सकारात्मक हैं, तो चयन समिति उम्मीदवार सूची बनाती है। इस सूची में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट है चिकित्सकीय जांच। जितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो उतने उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव करके इकाई द्वारा निश्चित किए गए डॉक्टर या अस्पताल में शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक कष्ट या गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है। भविष्य में जब उम्मीदवारों की आवश्यकता हो तब इस प्रतीक्षा सूची में से ही क्रमानुसार चयन किया जाता है। नेक्स्ट है नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को किस स्थान पर किस पद पर क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व तथा कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य आर्थिक एवं अनार्थिक बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद इकाई परिचय और कार्य सौंपना। आधुनिक इकाइयाँ नियुक्ति पत्र देने के बाद और कार्य सौंपने से पहले कर्मचारी को इकाई की नीति, पर्यावरण, उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ परिचय कराया जाता है। तत्पश्चात कार्यों को सौंपा जाता है। तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और विकास। भर्ती द्वारा चाहे कितने ही कुशल कर्मचारी प्राप्त किए हो, लेकिन अनुभव और जानकारी के बिना वे योग्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की ज्ञान, योग्यता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए व्यावसायिक इकाइयाँ कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रशिक्षण काम चलाऊ प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सतत चलने वाली प्रक्रिया ज़रूर है। देखेंगे कॉन्सेप्ट सरल शब्दों में। प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। एक विचारक के अनुसार इकाई में कार्यों को ध्यान में रखकर ज्ञान, कुशलता, मनोवृत्ति, व्यवहार और टेक्निकल समझ में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक जानकारी और ज्ञान देने की पद्धति अर्थात प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अर्थात किसी विशेष व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला ज्ञान और शिक्षण। अभी आपको बताऊंगी कि प्रशिक्षण देना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है। पहला है आधुनिक जानकारी। औद्योगिक जगत में नवीन संशोधनों तथा टेक्निकल ज्ञान की क्षितिज विस्तृत होती रही है। उसके साथ कदम मिलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। सेकंड है सुरक्षा। विशेष रूप से मशीनों के साथ कार्य करते कर्मचारियों को प्रशिक्षण द्वारा दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। वे थकान और ऊब का अनुभव किए बिना काम कर सकते हैं। तीसरा है कार्य संतोष में वृद्धि। प्रशिक्षण दौरान कर्मचारी को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया हो उसी के लिए उसे कार्य सौंपा जाता है, जिससे वह अधिक उत्साह से कार्य करता है और कार्य संतोष का अनुभव भी करता है। नेक्स्ट है कर्मचारी स्थानांतरण दर में कमी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर
उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करके पदोन्नति के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अधिक कार्यदक्ष बनने से वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए नौकरी बदले का विचार कम करते हैं। इससे कर्मचारी स्थानांतरण दर घटती है। नेक्स्ट है लाभ में वृद्धि। प्रशिक्षण के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे वस्तु की लागत दर घटती है, जिस कारण लाभ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, कच्चे माल का बिगाड़ भी कम होता है, निरीक्षण व्यय घटता है और परिणाम स्वरूप कुल खर्च में कमी होती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों का विकास। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की ज्ञान, कुशलता, चतुराई और कौशल्य में वृद्धि होती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अन्य लाभ है प्रशिक्षण के कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ने से इकाई की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, कर्मचारियों में मानसिक तनाव घटता है, इकाई में सहयोगपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है, कर्मचारियों की विश्वसनीयता, निष्ठा और वफादारी में वृद्धि होती है। विशाल इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए अलग विभाग और सुयोग्य प्रशिक्षण अधिकारी रखे जाते हैं, जहां नए श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कच्चे माल का बिगाड़ होता है और प्रशिक्षार्थी को स्टाइपेंड देना पड़ता है। वैसे प्रशिक्षण का कार्य खर्चीला है, लेकिन उस कारण से इकाई को प्राप्त होते लाभ खर्च की तुलना अधिक होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रशिक्षण खर्चीला है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली है। इसलिए प्रशिक्षण खर्च को खर्च न मानते हुए आवश्यक पूंजी निवेश माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विकास। इकाई के उच्च संचालक तथा विभागीय अधिकारी या उन जैसे शारीरिक कार्य कम करते हैं और बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं, उनको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमता तथा नीति विषयक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने का होता है। इसके अलावा टेक्निकल और व्यूह रचनाओं के निर्माण आदि बातों में निष्णात बने, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को वर्तमान समय में अधिकारी विकास के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक जगत में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, तब उच्च अधिकारियों में आवश्यक कौशल्य विकसित हो, इसलिए इकाई को अधिकारी विकास लक्ष्य कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट है विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। हम इसके महत्व को देखते हैं। इसका महत्व देखेंगे विकास का। टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि। इकाई के अधिकारियों के पास परिवर्तित होती व्यावसायिक परिस्थिति में टेक्निकल ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उनका कार्यक्षेत्र टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा होता है, इसलिए विकास कार्यक्रम के द्वारा साधनों, पद्धतियों, टेक्निकल ज्ञान का किस प्रकार उपयोग करना, इस संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जो उनको इकाई में सकारात्मक निर्णय लेने में सहायक होता है। नेक्स्ट है नवीन संशोधनों और विचारों से सुसज्ज रखना। अधिकारियों को नए नए संशोधनों तथा नवीन उद्भव होते रहे ख्यालों तथा विचारों की जानकारी देकर प्रबंधकीय स्तरों, वैचारिक शक्तियों और कार्य संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है इकाई का विकास। वर्तमान में चल रही व्यावसायिक इकाई को नवीन परिवर्तनों और व्यूह रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए विकास कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। चौथा है साधनों का महत्तम उपयोग। विकास कार्यक्रम के द्वारा इकाई के सभी उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग हो सकता है।
इसके अलावा अनावश्यक खर्च घटाकर लागत पर नियंत्रण करके लाभ में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। संचालन की नवीन समस्याओं और प्रश्नों के शीघ्र और सफल समाधान के लिए विकास कार्यक्रम आवश्यक है। विकास के कार्यक्रम द्वारा ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। छठा है प्रभावशाली निरीक्षण। टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति वाले अधिकारी ही इकाई की प्रवृत्तियों का प्रभावशाली निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है तनाव में कमी। इकाई के संचालन के लिए संचालकों और अधिकारियों को चुनौतियों और समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है। योग्य निर्णय लेते समय असमंजस और तनाव का अनुभव करते हैं। यह घटाने के लिए विकास कार्यक्रम आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और विकास के बीच अंतर। देखिए बच्चों, प्रशिक्षण और विकास में अंतर होता है। प्रशिक्षण का अर्थ है कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान, उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। जबकि विकास उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान है। अब प्रशिक्षण का उद्देश्य है कर्मचारियों की कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि करना। अब विकास संचालकों और अधिकारियों की आंतरिक शक्तियाँ विकसित करके आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, इसके लिए उनका सर्वांगीण एवं व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तीसरा है केंद्र स्थान। अब प्रशिक्षण में कार्य केंद्र स्थान पर होता है। अब विकास में भावी आजीविका और संभावित चुनौतियाँ केंद्र स्थान पर होती है। समय और खर्च। प्रशिक्षण की समय अवधि और खर्च कम होता है, जबकि विकास की समय अवधि लंबी और प्रमाण में खर्चीली होती है। पांचवा रेफरेंस है कौन देता है, तो निरीक्षक, अनुभवी कर्मचारी तथा विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि अधिकतर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की और शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता विकास में ली जाती है। छठा है किसको दिया जाती है। अब निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उच्च और मध्य स्तर पर कार्यरत संचालकों और अधिकारियों के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, भर्ती के प्राप्ति स्थान और बाह्य स्थान, चयन की प्रक्रिया, प्रशिक्षण और विकास और दोनों के बीच अंतर, ये सब जाना। तो इस वीडियो को आपको 2-3 बार पढ़ना है या देखना है, सुनना है और समझना है।